चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए है जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक विज्ञान जिनका सब्जेक्ट है उनके लिए है। और जैक एनसीईआरटी जो विद्यालय या जो विश्वविद्यालय जैक एनसीईआरटी का किताबें चलाती है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो क्लास 12 में राजनीतिक विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है ये इस वीडियो में हम आज जानेंगे, विस्तार से जानेंगे कि इस साल क्लास 12 में 23-24 में क्लास 12 में राजनीतिक विज्ञान के सब्जेक्ट में हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। वीडियो थोड़ा लेट से जा रहा है, सिलेबस वाला ये पहले जानना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली हम लोग कंफर्म नहीं थे। एनसीईआरटी तो पहले से ही रिड्यूस कर चुका है सिलेबस को, लेकिन जैक रिड्यूस किया था या नहीं किया था इसके लिए हम लोग वेट कर रहे थे। अब ये एनसीईआरटी जहाँ जहाँ फुलफिल होता है, चाहे वो यूपी बोर्ड में हो, चाहे वो पंजाब बोर्ड में, चाहे वो राजस्थान बोर्ड में है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए हम देखिए क्लास 12 के विद्यार्थी लोग के लिए है, क्लास 12 के विद्यार्थी लोग राजनीतिक विज्ञान। तो राजनीतिक विज्ञान में 2 किताबें चलती हैं। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान में 2 किताबें चलती हैं। इससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि राजनीतिक विज्ञान जो है उनके पिता कौन है। जैसे कि हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में भी कि हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई जनक होता है, हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई पिता होता है। तो उसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान के भी कोई जनक है। हमने ऑफलाइन बच्चे जो भी हमारे यहाँ स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनको सभी को बताया गया है। आप लोग जो हमारे बच्चे हैं या जो जिनको नॉलेज है वो कमेंट करेंगे कि राजनीतिक विज्ञान के पिता कौन है। वीडियो को लंबा ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो क्लास 12 के जो विद्यार्थी हैं और उनकी जो हमारे सब्जेक्ट है राजनीतिक विज्ञान, उसमें उसका सिलेबस तो उसका 2 किताब है। पहला किताब का नाम है समकालीन विश्व राजनीति और दूसरा किताब है स्वतंत्र भारत में राजनीति। 2 किताब पढ़ना ध्यान दीजिएगा, समकालीन विश्व में राजनीति और स्वतंत्र भारत में राजनीति, ये दोनों किताब का नाम है। और दोनों किताब में अलग अलग चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं। तो सबसे पहले बुक 1 में हम लोग नोटिस करते हैं, ध्यान देते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है। तो सबसे पहले चैप्टर है, उसका नाम है 2 ध्रुवीयता का अंत। 2 ध्रुवीयता का अंत का मतलब क्या हो रहा है, ध्यान समझिएगा। ध्रुवीयता शब्द का मतलब होता है 2 ध्रुवीयता का बायोपोलैरिटी। इसका मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग क्या पढ़ना है। तो क्लास 12 में हमको दूसरा विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध के बारे में पढ़ना है। हालांकि इससे पहले एक चैप्टर था प्रीवियस सिलेबस में, शीत युद्ध का दौर, बहुत अच्छा चैप्टर था, तो वो हटा दिया गया। अब इसमें क्या है कि जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, कब खत्म हुआ, 1945 को। ठीक है, अब जब 1945 को खत्म हुआ तो पूरा दुनिया में तहस नहस मच गया था, तबाही मच गया था। ठीक है, अब इसमें से 2 देश सामने आते हैं और पूरी दुनिया का नेतृत्व करने के लिए आगे आते हैं, जिनका नाम रहता है पहला का USSR और दूसरा रहता है USA। और इसीलिए 2 ध्रुवीयता, तो पूरा दुनिया 2 गुट में बढ़ गया था, 2 ध्रुवीयता हो गया था, एक पूर्वी साइड में, एक पश्चिमी साइड में। अब आते हैं तो कुछ समय के बाद लगभग 1991 में, ठीक है, और ये 1991 जो है ये कुछ समय नहीं है, लगभग 40 साल 45 साल की बात है। और इसमें क्या होता है कि एक जो संगठन रहता है USSR, ठीक है, क्या नाम रहता है, USSR, इसका ये सोवियत यूनियन है, तो इनका विघटन हो जाता है, फिर से पूरा दुनिया एक महाशक्ति पर निर्भर हो जाता है और वो यूएसए रहता है। इसीलिए 2 ध्रुवीयता का, कुल मिलाकर के इस चैप्टर में USSR रसिया का विघटन कैसे होता है ये पढ़ना है। अब आते हैं चैप्टर 2 में, सत्ता के समकालीन केंद्र। तो जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है तो पूरा दुनिया एक पे निर्भर ना होकर के अलग अलग सत्ता के केंद्र आ जाते हैं, जैसे आसियान हो जाता है, जैसे यूरोपीय संघ हो जाता है, ये हमको इसमें पढ़ना है। तीसरा आता है समकालीन दक्षिण एशिया। समकालीन दक्षिण एशिया मतलब उस दौर में दक्षिण एशिया, एशिया का दक्षिणी भाग में क्या हाल चल रहा था। तो उस समय दक्षिण एशिया में एक संगठन बना जिसका नाम रहता है सार्क। तो इस चैप्टर में हमको सार्क के बारे में अध्ययन करना है। आगे आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। नेक्स्ट चैप्टर 4 में हमको अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन सा, जैसे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। WB वर्ल्ड बैंक, ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ना है, कब बना, कैसे बना, क्या उद्देश्य है इसका, विश्व में क्या नेतृत्व, कैसे नेतृत्व करता है, क्या इसका मोटो है, वगैरह वगैरह चीज़ें हमको इसमें पढ़ना है।
पॉलिटिकल साइंस का पहला बुक में चैप्टर 5 में है समकालीन विश्व में सुरक्षा, सिक्योरिटी को लेकर के इसमें दर्शाया गया है। आगे आता है चैप्टर 6 में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ना है। अब ध्यान दीजिए पॉलिटिकल का बुक है लेकिन हमको ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं क्यों ये हम लोग पॉलिटिकल साइंस में ज्योग्राफी का सेंटेंस क्यों पढ़ रहे हैं या ज्योग्राफी का वर्ड क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे आते हैं चैप्टर 7 में वैश्वीकरण, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है। अब आते हैं ये चैप्टर 1 बुक 1 में हमको इतनी सारी चीजें पढ़ना है, इतने चैप्टर 7, पहले 9 था अब 7 है, तो सिलेबस कम हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एनसीईआरटी को। हालांकि कुछ चैप्टर और ऐड करना चाहिए थे अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन नहीं है, खैर कोई बात नहीं। अब आते हैं स्वतंत्र भारत में राजनीति। स्वतंत्र भारत में राजनीति का मतलब जब भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, तो आज़ाद होने के वक्त या आज़ाद होने के बाद हमारा भारत में राजनीति व्यवस्था कैसा था, इस बुक को पढ़ने बाद हम लोग को अच्छी जानकारी मिल सकती है। तो इसमें पहला बुक है पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। मतलब जब भारत आज़ाद हो गया तो हमारा भारत आज़ाद हुआ तो उसमें रियासत अनेक 500 समथिंग रियासतें थी। अब उन रियासतों में अलग अलग राजा थे, तो सब लोग चाह रहे थे कि आज़ाद हो जाए, ठीक है। अब वो सब मिल करके एक भारत का गठन करना बहुत बड़ी चुनौती था। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि इनमें अहम रोल कौन था। खैर, तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे आता है एक दल के प्रभुत्व का दौर, एक पार्टी का दौर। एक पार्टी के जैसे हम लोग सुने ना कांग्रेस 60 साल तक राज किया, तो ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो शुरुआत से लेकर कांग्रेस का ही राजशाल था, 5 साल 10 साल 15 साल जितना भी आप देखिएगा, तो ये अब एक दलीय, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो ऐसा नहीं था कि सिर्फ कांग्रेस था, इसके साथ साथ बहुत सारी पार्टियां थी, लेकिन कांग्रेस का जो मोटो था या कांग्रेस का उद्देश्य था या कांग्रेस का वैल्यू आप समझिए ज़्यादा था, क्योंकि ये एक सबसे बड़ी पार्टी थी। और कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वो 1885 में हुआ था, बहुत पुरानी पार्टी था। तो देखते हैं चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 में है नियोजित विकास की राजनीति, ठीक है, नियोजित विकास की राजनीति, ये बुक 2 का तीसरा चैप्टर में है। चौथा चैप्टर में हमको पढ़ने का भारत के विदेश संबंध, मतलब भारत के विदेश संबंध कैसा होता है, क्या होता है, भारत और बगल वाले देश, पड़ोसी देश या विश्व के महत्वपूर्ण देशों के साथ क्या भूमिका रही है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर 5 में हमको पढ़ेंगे कांग्रेस प्रणाली और चुनौतियां का पुनर्स्थापना, ठीक है, कांग्रेस प्रणाली और उनकी चुनौतियां, उनका जैसे हम बताए थे कांग्रेस यहाँ पर कि कांग्रेस टूट गया था आगे जाकर के, उसके बाद फिर से जब रीग्रोथ किया तो वो उसमें कौन कौन सी समस्याएं, कौन सी चुनौतियां आई, इसको देखेंगे। चैप्टर 6 बुक 2 स्वतंत्र भारत की राजनीति में बुक 2 में चैप्टर 6 में देखेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, ठीक है, डेमोक्रेटिक स्थापना का संकट में किस तरीके से आया था। चैप्टर 7 में देखेंगे क्षेत्रीय आकांक्षाएं और चैप्टर 8 में देखेंगे भारतीय राजनीति में नए नए बदलाव देखने को मिलते हैं। तो ये चैप्टर आपको बुक 2 में पढ़ना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बुक 2 हमको भारत के बारे में बताएगा और बुक 1 जो है वो पूरे विश्व के बारे में बताएंगे। तो ये रहा क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। मिलते हैं आगे के वीडियो में।